पैसा इज वन पॉइंट जो कि हमें मिलता है। इसके अलावा हम लोगों से मिलते हैं, इस कॉज को बढ़ा रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, ये भी मिलता है। ये काफी बड़ा सवाल है। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग गरीब भिखमंगे नहीं थे, पढ़े लिखे थे। बिल्कुल सही। छोड़ वही सकता है जिसके पास हो। बिल्कुल तो इस पूरे कार्यक्रम में अपील है लोगों से कि आप जुड़िए। प्रिविलेज हैं तो, अंडर प्रिविलेज हैं तो, प्रिविलेज हैं तो ज्यादा प्यार से लोग आपकी बात को सुनेंगे। शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं विनोद जी, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है हमारे यहाँ कोचिंग का, उस पर भी हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर निहारिका, जिसके बारे में हम शायद जितना बात करें, जितनी चर्चा करें वो कम होगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में, शिक्षा एक इतना ब्रॉड विषय है, मतलब बहुत गहरा जुड़ा है प्रेरणा हमारे जीवन से। इसके बिना हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। और हम चर्चा कर रहे हैं कोचिंग के बारे में, तो हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। प्रेरणा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कोचिंग की बहुतायत संख्या हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हर बच्चे को देखिए तो शाम के समय में बैग उठाए कोचिंग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हैं। एक तो स्कूल का जो शिक्षा का समय गया उनका, उसके अलावा कोचिंग का प्रेशर भी रहता है, जाते हैं, सीखते हैं, और जो स्वरूप दिख रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। इस पर क्या प्रयास है आपका? इसके लिए तो काफी बड़ा फाइट हम लोगों ने शुरू किया है, फाइट अगेंस्ट कोचिंग स्कैम। आइडियल ये है कि हमारे बच्चे को स्कूल से काम चल जाए। आइडियल ये है हमारे बच्चे स्कूल जाएं। जैसे मैं स्कूल गया और शाम में आकर के खेला, फिर रात में पढ़ाई करी, ये आइडियल सिचुएशन है। ऐसा ही होना चाहिए। और हम लोग प्रयास करें कि हमारे स्कूल इतने स्ट्रांग हो जाए कि उसको जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। हमारे एक मित्र अभी यूएस से आए थे, वर्ल्ड बैंक में है, वो बता रहे थे कि वहाँ पे कोचिंग नाम की कोई बात नहीं होती है। यदि एक बच्चा केवल कह दे कि मुझे इस सब्जेक्ट में असिस्टेंस की जरूरत है, तो स्पेशल क्लास करा करके उनको बताया जाता है। हम लोग का जो फाइट कोचिंग स्कैम के अगेंस्ट में है वो सिंपल डिमांड्स के साथ है। यदि कोचिंग की जरूरत भी हो तो कोचिंग में ऐसे लोग मिले जो पढ़ने पढ़ाने वाले हों, वो कोई मार्केट और बिजनेस करने वाले ये सारे लोग नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे कोचिंग का फीस मंथली होना चाहिए। अच्छा। आज के डेट में रिमोट हमारे कोचिंग वालों के पास है, वो किसी तरह से एडवर्टाइज करके बच्चे को एडमिशन करा लेते हैं, एक बार में पैसा ले लेते हैं, और बच्चे पढ़े ना पढ़े इसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये पहला डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को मंथली कोचिंग फीस देने का मौका मिले, ताकि यदि नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे दूसरे जगह स्विच ओवर करेंगे और आपको पढ़ाना पड़ेगा। एंड बिहार जो गरीब प्रदेश है, भारत अपने आप ही काफी गरीब है मेजॉरिटी में, तो काफी अच्छा ऑप्शन होगा पेरेंट्स के पास कि वो मंथली फीस देंगे। इससे दूसरा जो बड़ा डिमांड है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कोचिंग के रिजल्ट में। कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास कर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट का लिस्ट बताइए, तब वेरीफाई करके आप क्लेम को अपना सर्टिफाई करिए आप। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप पहले अपीयरिंग स्टूडेंट का नाम बताइए। हमारे यहाँ एक पॉपुलर कोचिंग स्टार हैं सुपर 30 के, आनंद सर, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बताते हैं अपीयरिंग स्टूडेंट का लिस्ट। हाँ, उससे ये पता चलेगा कि वास्तव में वहां से जो अपीयर हुए उन्होंने पास आउट किया या उन्होंने पास आउट किया। और इसमें क्या बुराई है? यदि बच्चे जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट होइए। यदि आपके 30 बच्चे कम्पीट कर रहे हैं तो ये तो काफी ब्रेकिंग न्यूज है। ये 30 बच्चा है जो IIT कम्पीट करने वाला है, उस 30 बच्चे के यदि डिटेल्स मिले और इसके वजह से ढेर सारे लोगों को अपीयरिंग स्टूडेंट का नाम बताना पड़ेगा, तब जाके वेरीफाई हो सकता है। हमारा एक दोस्त है, उसने कहा मुझसे कि विनोद आपको पता है कि इस कोचिंग ने जिन बच्चों को क्लेम किया है कि इतने बच्चे यहाँ से पास किए हैं, उसके बैच में उतना कोचिंग ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं विनोद जी, लेकिन जरूरत इस बात की है, ट्रांसपेरेंसी रहने से ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो मुख्य उद्देश्य है कि हम उन्हें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दें। अगर कोई बच्चा किसी चीज में वीक है तो हम उसकी मदद करें, अगर हम कोचिंग का सही उद्देश्य लेते हैं तो। आइडियल है कोचिंग नहीं हो, यदि कोचिंग हो तो वहाँ पे सही उद्देश्य से ट्रांसपेरेंसी हो, बताएं कि भाई इतने बच्चे को हम एग्जाम दिला रहे हैं और इतने बच्चे में इतने पास कर रहे हैं, ताकि बच्चों के पास ऑप्शन है कि अच्छा ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब पटना में कोई भी नहीं है, हमारे आनंद सर भी नहीं करते हैं ऐसा। क्यों नहीं करते हो भाई? करो ना, आप मंथली फीस लो ना, मंथली फीस लो आप। जी विनोद जी, आपने जैसे बताया कि हमारा बिल्कुल
प्रयास तो किसी ना किसी को करना चाहिए। और आनंद, चूंकि वो एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल अभी चमक कर सबके सामने आया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी किस्मत, जिनका भविष्य चमकाया है, सुधारा है। उपलब्धियों से हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, बहुत अच्छी कोशिश है। इसलिए तो उनसे मदद मांग रहे हैं हम लोग। यदि आप इतने बच्चों को आप कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, आप जो हजारों बच्चों को फीस लेके पढ़ाते हैं, उन बच्चों से मंथली फीस लीजिए। आप मंथली फीस लीजिएगा तो हम लोग फोर्स करेंगे सारे लोगों को कि सारे लोग मंथली फीस लें। आप यदि ट्रांसपेरेंट होंगे कि भाई ये हमारे 30 बच्चे का ग्रुप हमने बनाया है, तो हम लोग फोर्स करेंगे सारे बच्चों को। एक बच्चा हर्ष बेरी या सेंट माइकल स्कूल मुख्य बात तो ये है विनोद जी, मैं आपको रोकूंगी, मुख्य बात ये है कि हम अपने स्कूल में ही इतना अच्छा परिवेश दें, इतनी अच्छी शिक्षा दें, प्रेरणा, क्या जरूरत ही ना पड़े उनको, वो जरूरत ही ना पड़े। अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है तो हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे स्कूल में भी टीचर्स हैं और बड़े लायक टीचर्स हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं। अगर ये भावना हम रखें, प्रेरणा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बात में हारिका बिल्कुल घूम फिर के वहीं आ जाती है। अगर हमारे शिक्षक सशक्त हो, अगर शिक्षकों में उतना कैलिबर हो, जैसे आज आपने कहा कि बहुत कम पैसे में, हमें ये सोचकर हम शिक्षकों को अपॉइंट करते हैं कि कितने कम पैसे में शिक्षक आ जाए। अगर हमारे शिक्षक ही इतने ज्यादा सशक्त हो ताकि वो बच्चों को, जो भी बच्चों की कमियां हैं, जिसके लिए उन्हें कोचिंग जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा ट्यूशंस करने होते हैं, शिक्षक उन सबों को ओवरकम कर सके, उसे पूरा कर सके। और जब बच्चे को स्कूल में ही वो सारी सुविधा मिल जाएगी विनोद जी, तो फिर कोई वजह ही नहीं उठेगी। क्या जरूरी है कि हम इतने ज्यादा पैसे खर्च करें और फिर हम जाकर के एक्स्ट्रा क्लासेस करें? फाइनेंशियली भी मुश्किल होती है, फाइनेंशियली भी आपको बर्डन हो रहा है, फिजिकली भी, मेंटली भी आपको बर्डन हो रहा है। विनोद जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने हमारा देश भारत अगर है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले हैं, उसमें हम बात करें अगर अपने बिहार की, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर स्पेशली उन्हें एजुकेशन हब माना जाता है। अगर हम कोटा की बात करें, देश के कई क्षेत्रों से, कई इलाके से बच्चे वहां जाकर पढ़ने आते हैं, कोचिंग क्लासेस करने आते हैं, और वहां पे एक ये बिजनेस के रूप में ये फॉर्म कर रहा है। हम बात करें अपने बिहार की, तो बिहार में अभी वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है? क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है? आप दोनों ही एस्पेक्ट्स पे चर्चा करें। बिहार में शिक्षा की यही स्थिति है कि ढेर सारे बड़े बड़े ब्रांड, जो स्कूल ब्रांड हैं, वो सारे लोग बिहार में आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग पढ़ाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि हमारी जो सरकारी स्कूल की हालत और बदतर होती जा रही है, क्योंकि तभी तो ये प्राइवेट स्कूल के लोग आ रहे हैं, ये बिजनेस के रूप में आ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं करने का कि जब भी आप एजुकेशन के फील्ड में आए तो आपको एजुकेशनिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, दो बच्चे आपस में मजाक के रूप में बात कर रहे थे कि एक जोक सुनाया कि एक किडनैपर बोल रहा है कि आजकल किडनैपिंग का धंधा बड़ा खराब हो गया है, बड़ा कड़क केस भी आया है, चलो एक स्कूल खोल लेते हैं, ये बड़ा अच्छा धंधा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्कूल धंधा नहीं है, स्कूल से आप ईश्वर की सेवा करते हैं, ये चीज समझने की कोशिश होगी। चलिए, आपने ये शुरुआत की हमारे राज्य से, बिहार से, क्या आप बाहर भी इसका प्रचार कर रहे हैं? दिल्ली में, बिहार और दिल्ली में 2 जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। एक्सपैंड हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, रांची में, कलकत्ता में, और अभी हाल में पुणे हम गए थे, तो पुणे में शुरुआत करने की कोशिश। कैसे मैनेज करते हैं? आपको बेशक जाहिर है कि आपको हैंड्स की जरूरत पड़ती होगी, तो आप कैसे उन लोगों को अपने इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं? वो लोग कैसे शामिल हुए आपके साथ? 2 तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तो फुल टाइम वॉलंटियर्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी काफ़ी अर्न करने की है, लेकिन ऑनरेरियम के रूप में वो लोग काफ़ी कम पैसा लेते हैं। दूसरा, वॉलंटरी बेसिस पे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट से होता है, ब्यूरोक्रेट से होता है। जैसे हमें पुणे जाना है, हमें कलकत्ता जाना है, दिल्ली का कोई प्रोग्राम करना है, तो किसी साथी से गाड़ी ले लिया, किसी साथी को बोला कि भाई आप रहने का इंतजाम कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एनुअल सपोर्ट करिए। एनुअल सपोर्ट वो 365 रुपये सालाना से लेकर के 12,000 और ज़्यादा तक भी हो जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों की मदद से ये काम किया जा सके। ये प्रोजेक्ट के रूप में काम नहीं हो कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी फंडिंग कराई, सबके सहयोग से, सबके सहयोग से, क्योंकि क्या होगा ना कि लोग उससे मेंटली भी जुड़ पाएंगे, मतलब मानसिक रूप से भी वो जुड़ पाएंगे कि हाँ, मैंने भी एक अच्छे कार्य में अपना योगदान दिया, अपना सहयोग दिया। जो भी उपलब्धि होगी वो पूरे समाज के लिए होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है आपको इस आंदोलन में जोड़ने के लिए। हमारा एक बड़ा प्यारा प्रोग्राम है वंस अ वीक खादी मूवमेंट का। तो सप्ताह में जब भी आप यहाँ कार्यक्रम करने आती हैं, तो सप्ताह में एक दिन खादी के कपड़े पहन कर। बेशक अगर बात करें, अभी मैंने हैंडलूम की ही साड़ी पहनी है। फर्स्ट क्लास बात है, फर्स्ट क्लास बात। वंस अ वीक खादी मूवमेंट बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। क्या करते हैं आप इसमें? इसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक दिन खादी के कपड़े हम पहने, और ये विचार की बात है। बिल्कुल सही। जब हम खादी के कपड़े पहनते हैं तो हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको,
जो कि हाथ से काम करते हैं। मेरे ख्याल से निहारिका, मैंने बताया अभी आपने बैग जो यूज किया वो मेरे ख्याल से वो खादी का बैग था, तो बेशक इसने कहा जब मैं आ रही थी कार्यक्रम